नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के वॉल्यूम 2 प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि टॉपिक 3 से ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार से दिया गया है। आप सभी को ग्रुप में वॉल्यूम 2 के भी नोट्स दे दिए गए हैं। आप सभी उस नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लें और आज से हम टॉपिक वाइज डेली जो उसमें टॉपिक दिए गए हैं उनको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो नोट्स में लिखा हुआ है वो आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो आज हम टॉपिक 3 ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो नोट्स का PDF मैंने आपको भेजा था वो आपको दिखा देता हूँ। यह है हमारा वॉल्यूम 2 का शॉर्ट नोट्स PDF, जो कि आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया गया था। इसके पहले आप लोगों को वॉल्यूम 1 का भी PDF भेजा गया था। तो आज से हम इसके बारी बारी से टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश प्रभुता यानी कि ब्रिटिश कंपनियां जो थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उन्होंने अपने प्रशासनिक नीति के द्वारा किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई और उन नीतियों के क्या क्या उद्देश्य थे, प्रशासनिक क्या क्या उद्देश्य थे ब्रिटिश की, और किस तरीके से उन्होंने उन नीतियों को भारतीय राजाओं पर सौंपा और उनसे क्या किया, अपने आप को लाभ कमाया। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार। तो ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीति का जो विस्तार हम लोग देखेंगे, तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो विस्तार होता है उसका हम लोग अगर चर्चा करें तो वह 1757 से 1858 के बीच में होता है। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार 1757 से 1858 के बीच में होता है। यानी कि 1757 की बात करें तो प्लासी का युद्ध, और 1858 की बात करें तो सैनिक विद्रोह, जिसको हम लोग बोलते हैं सिपाही विद्रोह। तो 1757 से 1858 के बीच की जो काल है वह एक ऐसा पीरियड है ब्रिटिश सरकार के लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए, जिसमें कि उन्होंने भारत पर अपने साम्राज्यवाद का विस्तार किया। और इस साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए उन्होंने कई सारे नीतियों का सहारा लिया, चाहे वह नीतियाँ प्रशासनिक हो, चाहे वह नीतियाँ आर्थिक हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की नीति हो। उस नीति का प्रयोग करने का उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारत में अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करना, यानी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार करना। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग प्रशासनिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आर्थिक नीति के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्यवाद का विस्तार किया। तो 1858 तक ही उन्होंने अपने साम्राज्यवाद का विस्तार किया। 1858 के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ बंद हो जाता है, फिर वहाँ से उन्होंने अपना आर्थिक लाभ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आज हम देखेंगे ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार, और यह जो विस्तार होता है वह 1757 से लेकर 1858 ईस्वी तक किया जाता है। तो इस दरमियान में हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार किया गया प्रशासनिक नीति के द्वारा, उनमें मुख्यतः 2 बातें थी। पहला बात क्या था कि विजय एवं युद्ध द्वारा सम्मेलन की नीति, और दूसरा कूटनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्रों द्वारा सम्मेलन की नीति। यानी कि ब्रिटिश कंपनी जो है भारत में प्रशासनिक नीति का विस्तार में 2 स्टेप लिए, यानी कि 2 तरह की नीति उन्होंने अपनाए। पहला जो नीति था वह नीति था कि ब्रिटिश युद्ध द्वारा विजय एवं युद्ध द्वारा सम्मेलन की नीति। पहला नीति उनका क्या था कि युद्ध करके भारतीय राजाओं को हरा करके उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना। तो पहला नीति उनका यही था। जैसे कि हम 1757 की बात करें प्लासी के युद्ध में, तो उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और फिर बंगाल को क्या किया, अपने अधिपत्य में, अपने साम्राज्य में धीरे धीरे करके मिला लिया। तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो पहली नीतियाँ थी वह क्या था कि विजय एवं युद्ध के द्वारा सम्मेलन की नीति, यानी कि युद्ध करो, विजय हो और फिर उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लो। दूसरी जो नीति थी वह थी कूटनीतिक प्रशासनिक तंत्रों द्वारा सम्मेलन की नीति। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी राज्य थे, भारत में कुछ ऐसे भी देशी राज्य थे उनमें, जिनसे युद्ध करना ब्रिटिश जो है अपनी हानि समझते थे, कि उनसे युद्ध करना वह अपना अवहेलना समझते थे। यानी कि मोटे तौर पर कहा जाए तो वह उनसे युद्ध करना नहीं चाहते थे, कई मायने में उनसे डरते भी थे।
तो उनके लिए उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे वह युद्ध नहीं करना चाहते थे, जहाँ के देशी शासक थोड़े मजबूत होते थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि कूटनीतिक और प्रशासनिक तंत्रों का सहारा लिया, और वही कूटनीतिक प्रशासनिक तंत्रों के माध्यम से उन्होंने वहाँ के राजाओं को लोभ दे करके, लोभ में फंसा करके, जाल में फंसा करके, कुछ ऐसे छोटे मोटे बातें करके उन्होंने क्या किया, उनके साम्राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। तो आज हम यही देखेंगे कि वॉल्यूम 1 में हम लोगों ने देखे थे, इसके पहले हम लोगों ने वॉल्यूम 1 में क्या देखा कि विजय एवं युद्ध द्वारा सम्मेलन की नीति। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने वॉल्यूम 1 में कर लिया है कि किस तरीके से अंग्रेज ने बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, अवध, कर्नाटक, मराठा, इन सबों पर युद्ध के माध्यम से अपना विजय स्थापित किया और फिर वहाँ उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया। तो युद्ध की नीति को हम लोग वॉल्यूम 1 में देख चुके हैं। अब जो हम लोग देखेंगे वह कूटनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्रों की नीति को देखेंगे। तो कूटनीतिक यानी कि प्रशासनिक नीति की यदि बात किया जाए तो अंग्रेजों ने 3 तरह की प्रशासनिक नीतियां अपनाई। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजों ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए 3 तरह की प्रशासनिक नीतियां को अपनाया। उनमें पहला जो था वह था रिंग फेस की नीति। दूसरा जो था वह था सहायक संधि, और तीसरा जो था वह था विलय की नीति। विलय की नीति, यह 3 तरह की नीतियां थी। पहला रिंग फेस की नीति, दूसरा सहायक संधि की नीति, और तीसरा विलय की नीति। यह 3 प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी जो है वह अपने साम्राज्य का विस्तार करती है भारत में। अब रिंग फेस की नीति की बात करते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछते हैं कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने रिंग फेस की नीति को लागू किया, या रिंग फेस की नीति से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अंग्रेजी गवर्नर जनरल जो है सहायक संधि के प्रेरक थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विलय की नीति, इसी को हम लोग लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, गोद लेने की प्रथा, इसी को हम लोग कहते हैं शांतिपूर्ण विलय की नीति कहते हैं। डलहौजी का, इसी को हम लोग व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, व्यपगत का सिद्धांत। तो यदि विलय की नीति कहा जाए, व्यपगत का सिद्धांत कहा जाए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात किया जाए, तो वो तीनों कंडीशन में एक ही होंगे। तो रिंग फेस की नीति की यदि हम बात करते हैं तो रिंग फेस की नीति को जो लागू किया उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंगस। रिंग फेस की नीति जो लागू किया उनका क्या नाम था, वॉरेन हेस्टिंगस। सहायक संधि जो लागू किया उनका नाम था लॉर्ड वेलेजली। इसकी चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में भी, लॉर्ड वेलेजली के बारे में भी। और विलय नीति यानी कि व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात यदि करते हैं तो यह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ये 3 नाम आपको याद करने हैं, और ये तीनों नाम जो है वह काफी इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स, रिंग फेस की नीति, लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी, विलय की नीति, व्यपगत का सिद्धांत, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये 3 नाम आपको याद रखना है। कई बार एक परीक्षाओं में मिलान से संबंधित भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो आपकी प्रशासनिक नीतियाँ होंगी, दूसरी तरफ आपके ब्रिटिश गवर्नर जनरल के नाम होंगे। तो आपको उनमें से सुमेलित करना होता है कि कौन से गवर्नर जनरल की कौन सी नीतियाँ हैं। तो आप ये 3 यहाँ से एकदम याद रखें, काफ़ी VVI आप इसको माने, और यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। अब हम बारी बारी से बात करेंगे, पहले रिंग फेस की नीति के बारे में, फिर सहायक संधि की नीति के बारे में, फिर विलय की नीति के बारे में। तो रिंग फेस की नीति को यदि हम देखें कि रिंग फेस की नीति क्या थी, तो सबसे पहले तो रिंग फेस की नीति किसके द्वारा लाया गया, तो वॉरेन हेस्टिंगस के द्वारा लाया गया। तो रिंग फेस की नीति क्या थी
कि रिंग फेंस, नाम से ही है स्पष्ट, रिंग, रिंग मतलब एक घेरा। रिंग फेंस की नीति का मतलब क्या होता है, एक सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाना, ठीक है। रिंग फेंस को ही हम लोग इसमें कहा गया है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। यदि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी पूछा जाए तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स से ही संबंधित है। तो रिंग फेंस का अर्थ होता है सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाना, एक सुरक्षात्मक घेरा बनाना, यानी कि एक बफर जोन बना करके एक घेरे के तहत कंपनी की सीमाओं का रक्षा करना ही रिंग फेंस की नीति कहलाता है। कंपनियां क्या की अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए उनके जो बफर जोन के अंतर्गत जितने सारे देशी राज्य थे उन सबों को क्या किया, एक सम्मिलित करना प्रारंभ किया और अपने बफर जोन्स को मजबूत करना प्रारंभ किया, अपने सीमाओं को मजबूती देना प्रारंभ किया, ताकि उन्हें फ्रांस का जो डर था, नेपोलियन का जो डर था, या फिर और फिर विदेशियन का जो डर था वह उनसे बच सके। तो इसीलिए उन्होंने रिंग फेंस की नीति अपनाई, यानी कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई, यानी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना। देशी राज्यों को ऐसा लगता था कि अंग्रेज हमारी सीमा की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन अंग्रेजों की मंशा कुछ और थी। वह अब भारतीय देशी राजाओं की सीमा की सुरक्षा नहीं बल्कि अपनी सीमा की सुरक्षा करना चाहता था, अपनी सीमा को मजबूत करना चाहता था। तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स की सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। अब यदि हम वॉरेन हेस्टिंग्स की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उनका कार्यकाल यदि हम देखते हैं, इनका कार्यकाल 1772 से लेकर के 1785 तक है। इनकी वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कितना है, 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी तक है। अब इनके 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी तक में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं। कौन कौन से कार्य किए गए हैं 1772 से लेकर 1785 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा? तो सबसे पहले इन्होंने जैसे ही 1772 में बंगाल के गवर्नर बने, जैसे इन्होंने क्या किया, 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया। क्या किया? द्वैध शासन को समाप्त किया। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और यहाँ से आप ये भी याद रखिए कि द्वैध शासन को लागू कौन किया था? तो वह रॉबर्ट क्लाइव किया था 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन को लागू किया जाता है और यह द्वैध शासन जो है वह 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक लागू होता है। उसके पश्चात 1772 में जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, इन्होंने द्वैध शासन की समाप्ति कर देता है, यानी कि 1772 में द्वैध शासन समाप्त कर देता है। 1773 में क्या होता है कि इनके कार्यकाल में, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का किस गवर्नर के शासनकाल में आया था? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आया था। तो दूसरा क्या हुआ कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उस समय कौन थे गवर्नर? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तीसरा क्या था? 1774 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के एक सहयोगी, यानी कि एक मित्र कहिए या फिर एक सहयोगी कहिए, असिस्टेंट कहिए, थे जिनका नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स नाम का एक सहयोगी था वॉरेन हेस्टिंग्स का, और इसी विलियम जोन्स के द्वारा सन 1774 ईस्वी में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। यानी कि यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वह विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो वह वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। तो 1774 ईस्वी में क्या होता है, सॉरी यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिएगा, 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। तो यहाँ से हमने वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में देखा। सबसे पहले इसे रिकॉल करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लाता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या था? तो अंग्रेजों के द्वारा अपनी सीमाओं को मजबूती प्रदान करना, यानी कि बफर जोन्स बना करके अपनी सीमाओं की रक्षा करना ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति थी।
वॉरेन हेस्टिंग्स की कार्यकाल की अवधि क्या है, तो 1772 से 1785 ईस्वी तक। अब इनके कार्यकाल के बीच कौन कौन से कार्य किए गए हैं, तो सबसे पहले 1772 में द्वैत शासन को लागू किया गया। 1773 में इनके शासनकाल में ही रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और इसी एक्ट के बाद 1774 की बात यदि हम करते हैं तो इसे 1774 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स को ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। यहाँ से याद रखिएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कब बने थे, 1774 में। तो जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद से 1774 ईस्वी में जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद 1784 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के एक सहयोगी विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है और 1785 में इसे पुनः क्या कर लिया जाता है, इंग्लैंड बुला लिया जाता है। 1785 में जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड की संसद के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पे निरंकुश शासन के लिए संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स की जो शासन पद्धति थी वो निरंकुश थी और इसी निरंकुश शासन पद्धति के द्वारा जो इंग्लैंड के संसद थे उनके द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग की आरोप लगाया जाता है, लेकिन इन्हें जो है फिर बाद में बरी कर दिया जाता है, मतलब महाभियोग से मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड के संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया था, तो वह है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वह पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ आपको इनकी जो कार्यकाल है, इनकी जो नीतियाँ हैं, किस तरीके से कौन स्वच्छता प्रकोष्ठ की नीति से इन्होंने सभी देसी रजवाड़ों की सीमाओं की रक्षा के बहाने से अपनी सीमाओं की रक्षा किया। तो यहाँ से हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में देखें। अब दूसरा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और वह है सहायक संधि, यानी कि लॉर्ड वेली जली। इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। यहाँ से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं सहायक संधि से। ठीक है। तो सहायक संधि की यदि बात हम लोग करते हैं तो सहायक संधि की जो नीतियां थी यह कोई नई नीतियां नहीं थी, यानी कि अंग्रेजों के लिए यह सहायक संधि की जो नीति थी यह कोई नई नीतियां नहीं थी, अपितु यह नीति जो है वह पहले से ही विद्यमान थी। लॉर्ड वेलीजली के द्वारा क्या किया गया, उस नीतियों का अनुसरण फिर से किया गया। तो यह कहना यहाँ पे गलत होगा कि सहायक संधि की सूत्रपात वेलीजली के द्वारा किया गया। यह कहना यहाँ पे यदि प्रश्न में आपसे पूछे कि सहायक संधि के सूत्रपात लॉर्ड वेलीजली द्वारा किया गया, तो यह कथन गलत है। सहायक संधि का अनुसरण किया गया लॉर्ड वेलीजली के द्वारा, लेकिन यदि सहायक संधि की सूत्रपात की बात करें, यानी कि जन्मदाता की बात करें कि किसके द्वारा सर्वप्रथम सहायक संधि लाई गई, तो वह था डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। डुप्ले ही वह प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिन्होंने भारत में सहायक संधि प्रथा की नींव रखी और इन्होंने ही सर्वप्रथम देसी रजवाड़े के, यानी देसी राजाओं के स्वयं के खर्च पर यूरोपियन सेना को देसी राजाओं के दरबार में रखना प्रारंभ किया। तो इसलिए डुप्ले को ही सहायक संधि की जन्मदाता माना जाता है, ना कि लॉर्ड वेलीजली को। तो यहाँ से आप कंफ्यूजन दूर कर ले कि लॉर्ड वेलीजली सहायक संधि के जन्मदाता नहीं है, बल्कि उन्होंने सहायक संधि की अनुसरण किया, यानी उसे आगे बढ़ाया। तो सहायक संधि के जन्मदाता कौन है, डुप्ले थे, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर थे। अब ये सहायक संधि क्या था, तो सहायक संधि क्या था, तो ये सहायक संधि जैसे नाम ही है सहायक संधि, यानी कि एक प्रकार की मित्रवत संधि थी, इसे मित्र संधि भी कहा जाता है। मित्रवत संधि क्या मतलब क्या हुआ कि यह एक तरीके से देसी राजाओं को प्रलोभन देना, एक लोभ देना कि हम आपको एक मित्र की भांति सहायता प्रदान करेंगे। यदि आप पे कोई बाहरी शासक, बाहरी राज्य आक्रमण करता है तो हमारे सैनिक आपकी सीमाओं की रक्षा करेगा। कब, जब आप हमारी सहायक संधि को स्वीकार कर लीजिएगा। तो देसी राजाओं को यह लोभ दिया गया कि यदि आपको अपनी सीमाओं की रक्षा करना है, यदि आपको हमारी
ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक की आवश्यकता यानी कि मदद लेनी है तो आपको सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ेगी। तब हमारी सेना जो है वो आपकी सीमाओं की रक्षा करेगा, आपकी राज्य को रक्षा करेगा। प्रारंभ में जो है वह देशी राजाओं को ऐसा लगा कि यह संधि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जो उसमें बात की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना काफ़ी कुशल थी, प्रशिक्षक थे, नए नए अस्त्र शस्त्र थे। तो देशी जो राजाओं थे उन्हें लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी सीमा की रक्षा करेगा, दूसरे राज्य के राजाओं से भी युद्ध में हमारी मदद करेगा। तो इस प्रलोभन में आकर के क्या किया कि लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को कई सारे राज्यों ने अपनाना शुरू किया। इस संधि में क्या क्या शर्त थे? तो इस संधि की जो मुख्य शर्त थे वह कुछ इस प्रकार से थे। पहला क्या था कि राज्य के जो विदेशी मामले होते थे वह कंपनी करेगी, यानी विदेशी मामले की देखरेख कंपनियां करेगी। राज्य की जो सैनिक मामले की देखरेख होगी वह भी ब्रिटिश कंपनियां करेगी, और उन सैनिकों का नेतृत्व भी ब्रिटिश रेजिमेंट के सैनिक द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या था कि प्रत्येक बड़े राज्य जो थे उनके अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना अनिवार्य होगा, और उन रेजिडेंट के जो सैनिक होंगे उनकी खर्च भी राजाओं को ही उठाना पड़ेगा। यानी कि मोटी तौर पर हम समझ सकते हैं कि भारतीय राज दरबार में भारतीय राजाओं के खर्च से ही यूरोपीय सैनिकों को रखा जाना, और वे सैनिक उन राजाओं की रक्षा करेगा। तो यही सहायक संधि की शर्त थे, और इस शर्त से प्रारंभ में सभी राजा को लगा कि हम इनसे सेफ हो जाएंगे और बाहरी जो आक्रमण है उससे हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सारी शक्तियां जो है वह ब्रिटिश कंपनियां के हाथ में चला गया। जैसे कि विदेशी मामलों की देखरेख, राज्य अपनी कोई निर्णय नहीं ले सकता था। कोई भी यदि सैनिक से संबंधित निर्णय हो, युद्ध से संबंधित निर्णय हो, कहीं पे युद्ध करना है, किसी क्षेत्र को जीतना है, तो ये सारे निर्णय जो है ब्रिटिश कंपनियां करने लगी। यानी कि अब जो है वह देशी जो शासक थे वह एक मुखौटे की तरह काम करने लगा, और अंग्रेज जो है ब्रिटिश कंपनियां जो है उन प्रभुत्व के रूप में आने लगा। धीरे धीरे वहाँ के शासकों को ऐसा अभाव हो गया कि अब हमारे हाथ से शक्तियाँ जो है छीन गई है, और हमारी शक्तियाँ जो है वह ब्रिटिश कंपनी के हाथ में चली गई है। तो इस तरीके से सहायक संधि जो थी वह काफ़ी प्रबल साबित हुई, काफ़ी अच्छी साबित हुई ब्रिटिश कंपनी के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस संधि से कई सारे जो बड़े राज्य थे वह ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गए, यानी कि वह उनके शर्तों के अधीन हो गए। अब कौन कौन से वे राज्य थे जिन्होंने लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से वे राज्य थे जिन्होंने लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो सबसे पहले जो थे वह था हैदराबाद। ठीक है, सबसे पहले कौन स्वीकार किया था? वह हैदराबाद स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? 1798 ईस्वी में। दूसरा राज्य जो स्वीकार किया था वह था मैसूर, और वह था 1799 ईस्वी में। तीसरा जो था वह था तंजौर, और यह स्वीकार किया था 1801 ईस्वी में। चौथा अवध, और ये भी स्वीकार किया था 1801 ईस्वी में। फिर इसके बाद भी कई सारे हैं, बरार के सिंधिया हैं। तो हैदराबाद 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार किया, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध। तो इस क्रम को भी याद रखें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा अपनाए गए सहायक संधि में निम्नलिखित राज्यों के क्रमवार कौन हैं? यहाँ से याद रखिए हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। ठीक है, यानी कि 1798, 1799, 1801, 1801। ठीक है।
सॉरी यहाँ पे आप तंजौर को 1799 कर ले, ये अवध 1801 और फिर ये पेशवा 1801, यानी कि हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर 1799 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करता है। धीरे धीरे ये सभी राज्य जो है वो अपनी शक्तियाँ खो देती हैं, यानी कि वह शक्तिहीन हो जाते हैं और वह ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो जाते हैं। अब इसके बाद जो प्रमुख नीतियाँ थी वह काफ़ी महत्वपूर्ण नीतियाँ थी और यह नीति के द्वारा ही कई सारे राज्य जो हैं वह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए, यानी कि हड़प लिए गए। और वह नीति थी विलय की नीति, व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसे कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। अब लॉर्ड डलहौजी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कौन से सिद्धांत से संबंधित थे, तो विलय की नीति या व्यक्तिगत की नीति, जैसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। अब यह विलय की नीति यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या था, तो इसे हम लोग एक गोद लेने की नीति के नाम से भी जानते हैं। तो यह सिद्धांत क्या था कि यदि कोई देशी शासक या कोई देशी राजा, जो भारतीय राजा थे, यदि उनके पास उत्तराधिकारी नहीं होंगे, यानी उत्तराधिकारी के अभाव में वे अपना कोई उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर सकते हैं, यानी वह अपना शासन का बागडोर किसी दत्तक पुत्र यानी कि उत्तराधिकारी को सौंप नहीं सकते हैं, जब तक कि अंग्रेजी गवर्नर के द्वारा या फिर ब्रिटिश कंपनी के द्वारा उनकी मान्यता ना दी जाए। तो यही थे व्यक्तिगत का सिद्धांत, यानी कि गोद लेने की प्रथा को समाप्त करना। पहले क्या थे कि यदि कोई देशी शासक या देशी राजा की कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं होता था, अपना पुत्र नहीं होता था, तो वह किसी अन्य उत्तराधिकारी को गोद लेते थे, जिसे दत्तक पुत्र कहते थे, और उसे अपना उत्तराधिकार यानी कि राजा घोषित करते थे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा यह प्रथा को समाप्त कर दिया गया कि अब जो है गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि यदि शासक के पास स्वयं का उत्तराधिकारी नहीं है तो वह किसी भी दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकार घोषित नहीं कर सकता है। इनसे कई सारे जो शासक थे जिनके उत्तराधिकार नहीं थे, वह काफ़ी इससे जो है वह नाखुश हुए और कई सारे इनके अपोज भी किए। जैसे कि आप बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे वह नाना साहब, उनका पेंशन बंद कर दिया गया इस नीति के द्वारा। जो दत्तक पुत्र थे उनको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, उनका पेंशन बंद कर दिया जाना। रानी लक्ष्मीबाई जो है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई झांसी की ओर से, उन्हें भी कोई उत्तराधिकार नहीं था, तो उन्होंने दत्तक पुत्र लिया, अपना उत्तराधिकार चुना, तो उनको भी क्या किया गया, झांसी को हटा दिया गया, यानी कि मिला लिया गया। तो इस तरीके से लॉर्ड डलहौजी जो है वो गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया, जिसके कारण कई सारे देशी राजवाड़ों में एक रोष उत्पन्न हुई और वही रोष जो है वह जाकर के 1857 के विद्रोह में उत्पन्न हुई और यही कारण एक जाकर के 1857 के विद्रोह का भी बना। तो यह था लॉर्ड डलहौजी की नीति, यानी कि गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर देना। ठीक है, तो अब गोद लेने की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया। तो अब इसमें से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कौन कौन से राज्य को विलय किया गया उत्तराधिकार नहीं होने के उपलक्ष्य में, तो वह जो था पहला सतारा, दूसरा जैतपुर, संभलपुर, डेट आप लोग देख लीजिएगा, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, इस तरह की 3 नाम आपको ऊपर से याद रखने, यहाँ से एक बात पूछा है, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, और देख लेते हैं सतारा, जैतपुर, संभलपुर। सतारा जो है वह आपका 1848 ईस्वी में, जैतपुर 1849 ईस्वी में, संभलपुर 1849 ईस्वी में, फिर आपका है बघात 1850 ईस्वी में, फिर उसी तरीके से है उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो इस तरीके से जो है सभी राज्य जो है उत्तराधिकार नहीं होने के अभाव में लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत में आ गया और उसे लॉर्ड डलहौजी जो है अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। ठीक है, अब एक
महत्वपूर्ण चीज यहाँ से है वह है अवध। अवध को किस तरीके से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय किया गया, यानी कि अवध किस तरीके से लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति की व्यक्तिगत सिद्धांत का शिकार हुआ, उसकी चर्चा करेंगे, यानी कि अवध। अब अवध जो है, अवध इससे पूर्व ही लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि स्वीकार कर चुका था, यानी कि सहायक संधि के स्वीकार करने से इनकी जो शक्तियां थी वह पहले से ही छीन हो चुकी थी, यानी कि समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि यह ऑलरेडी पहले से सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार कर रखी थी लॉर्ड वेलिजली को। जब लॉर्ड डलहौजी आता है और उन्होंने अपना सिद्धांत जब लाता है, व्यक्तिगत का सिद्धांत जब लाता है, तो अवध उस समय अवध के नवाब के पास कई सारे उत्तराधिकारी थे, यानी कि जो उस समय नवाब वजीद शाह जो थे उस समय उनके पास कई उत्तराधिकारी थे। तो इस प्रकार अवध के पास कई सारे उत्तराधिकार होने के कारण लॉर्ड डलहौजी की जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था वह अवध पर लागू नहीं किया जा रहा था, क्योंकि अवध के पास तो उत्तराधिकारी था, तो वो दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी क्यों बनाएगा। और लॉर्ड डलहौजी की जो व्यक्तिगत की सिद्धांत उसमें क्या था, उत्तराधिकार जब नहीं होगा तब ब्रिटिश कंपनी जो है उसे अपने अधीन में लाएगा, लेकिन अवध के पास उत्तराधिकारी था। इस कंडीशन में लॉर्ड डलहौजी ने दिमाग लगाया कि अब क्या किया जाए, अवध के पास तो उत्तराधिकारी है। तो उस कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि अवध के जो नवाब थे वजीद अली शाह, उन पे कुशासन का आरोप लगाया। क्या चीज का आरोप लगाया, कुशासन का आरोप लगाया, और यह कहा कि अवध के नवाब जो है वह अपनी शासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, यानी कि उनकी शासन व्यवस्था में पर्याप्त कुशासन भरा हुआ है। और यही कुशासन का आरोप लगाकर उन्होंने क्या किया, 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये सारी नीतियां जो थी, कूटनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां जो थी अंग्रेजों की, वे सारी कहीं न कहीं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार की ओर इशारा करता है। और धीरे धीरे जो हमारे भारतीय शासक थे वह उनके साम्राज्यवाद के इस विस्तारवादी चुंगल नीति में फंसते चले गए और उनकी शक्तियां धीरे धीरे छीन हो गई। 1856 में अवध का विलय हो जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुप्रशासन के आरोप में। और इसी सब का परिणाम जो है हम लोग अगले साल 1857 में देखा जाता है कि अवध की एक भारी भड़कम सेना जो है वो 1857 के विद्रोह में मैदान पर उतर जाती है। तो ये सारी जो 1857 के जो कारण थे, जो कूटनीतिक कारण थे, वह यही कारण है। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, तो उनमें से एक कारण यह भी होगा कि अंग्रेजों की कूटनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ, क्योंकि हमने भी देखा कि किस तरीके से अंग्रेजों की जो प्रशासनिक नीतियाँ थी वह उनसे जो है ब्रिटिश शासक कैसे धीरे धीरे अंग्रेजों के चंगुल में फंसे और अपनी शक्तियाँ खो दिया। तो धीरे धीरे ये सभी राजा जो है वो समझने लगे कि अब हम ब्रिटिश के अधीन हो गए हैं, ब्रिटिश के चंगुल में फंस गए हैं। तो अब उन्होंने एक ही रास्ता अपनाया और वह रास्ता था विद्रोह। और वह विद्रोह की चिंगारी 1858 में उठी और 1857 में ही यह चिंगारी एक रोष की तरफ फैली जो कि ब्रिटिश को झकझोर करके रख दिया। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे आर्थिक नीतियाँ के बारे में, फिर हम आएंगे 1857 के विद्रोह के बारे में और इन सारी नीतियों की समाहित 1857 के विद्रोह में करेंगे कि किस तरीके से 1857 का विद्रोह हुआ और कैसे राजाओं ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया, उनके पीछे क्या आर्थिक कारण थे, क्या सामाजिक कारण थे, क्या प्रशासनिक कूटनीतिक कारण थे अंग्रेजों की। वे सारी नीतियों के हम लोग सारे कारणों का उल्लेख करेंगे और फिर 1857 के विद्रोह की शुरुआत करेंगे। तो आई होप आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो फिर आपको अब रेगुलर मिलेगा, पर डे एक टॉपिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री से करवाए जाएंगे। आप लोग वीडियो देखते समय नोट्स जो दिया गया उनके अपने पास रखें और उसे अंडरलाइन करते जाएं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।